चलिए, राजस्थान की अवस्थितिकी और विस्तार के टॉपिक के बाद में अगला हमें राजस्थान में डिस्कस करना है इसका भौतिक स्वरूप। राजस्थान की भौतिक विशेषताएं कैसी हैं और उन भौतिक विशेषताओं के आधार पर हम इसको कितने भागों में या कितने प्रदेशों में बांट सकते हैं। तो चाहे तो आपके लिए टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश नाम से आए या राजस्थान का भौतिक स्वरूप के नाम से आए या राजस्थान की भौतिक विशेषताओं के नाम से आए, आपको राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों की जानकारी उसमें लेनी है। अब सबसे पहली बात तो ये कि भौतिक प्रदेश क्या होता है या भौतिक स्वरूप क्या होता है। भौतिक स्वरूप या भौतिक विशेषताएं केवल उन विशेषताओं से संबंधित हैं जो प्राकृतिक रूप से निर्मित है। प्रकृति ने राजस्थान को जिस तरीके का बनाया है, हमें इस टॉपिक में वही पढ़ना है। यहाँ पर किसी एरिया में मानव की क्रियाएं कैसी हैं, मानव ने कौन कौन से काम किए हैं, वो हमें भौतिक स्वरूप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार हम ऐसा देखते हैं और हो सकता है कि 1-2 जगह हम ऐसी चीज़ें लिख भी लें किसी भौतिक प्रदेश में जो कोई मानव द्वारा निर्मित कार्य हो, लेकिन आपको भौतिक प्रदेश के टॉपिक में कभी भी ऐसी बात पूछी नहीं जा सकती कि यहाँ पर कौन सा उद्योग लगाया गया है या यहाँ पर किस तरीके की कृषि की जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन सी सड़क यहाँ से निकलती है, राजमार्ग कौन से। ऐसी बातें भौतिक स्वरूप में कभी भी नहीं होंगी। भौतिक स्वरूप का मतलब है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को उसके पूरी तरीके से बाहर करके जैसा इस सतह को उबड़ खाबड़ जैसा भी बनाया है उसका अध्ययन करना है। अब पूरी पृथ्वी पर देखा जाए तो भौतिक विशेषताओं की दृष्टि से पूरी पृथ्वी के 2 भाग किए जा सकते हैं, एक जल और दूसरा स्थल। अब चूंकि राजस्थान स्थल पर है तो हम स्थल को और ज़्यादा गहराई से देखें तो स्थल पर हमें क्या भौतिक विशेषताएं मिलती हैं। स्थल पर या तो पर्वत मिलता है या पठार मिलता है या मैदान मिलता है। तो राजस्थान में भी आपको यही मिलेंगे, कहीं पर्वत मिलेगा, कहीं पठार मिलेगा और कहीं मैदान मिलेगा। तो राजस्थान की पर्वतीय, पठारी और मैदानी विशेषताओं की जानकारी लेनी है। पूरे राजस्थान के स्वरूप को देखा जाए तो राजस्थान में एक पर्वतीय प्रदेश है जिसका नाम है अरावली। अरावली के दोनों तरफ 2 मैदान हैं, एक पश्चिम में और एक पूर्व में, और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठार के रूप में। तो एक पर्वत है, एक पठार है और 2 मैदान है। अब उनमें से देखा जाए तो राजस्थान के सबसे बीच वाले भाग से यहाँ से तो एक पर्वत श्रेणी गुजरती है जिसका नाम है अरावली। अरावली के इस तरफ और इस तरफ दोनों ही तरफ क्या है, मैदान है। इस तरफ का जो मैदान है उत्तरी पश्चिमी भाग का, वो जलवायु की विशेषताओं में देखा जाए तो कैसा है, मरुस्थलीय प्रकृति का। तो इसको तो हम कह देते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये सारा भाग है, इसको कह देते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश।
और ये राजस्थान के मध्य भाग से निकलता है, तो हम इसको मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश कह सकते हैं। अरावली के पूर्व में चलेंगे इस तरफ, तो यहाँ पर यहाँ एक मैदानी प्रदेश है जो अरावली के पूर्व में है, इसलिए हम इसको कह देते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश से आगे इस दक्षिणी पूर्वी भाग में ये जो एरिया है ये एक पठार के रूप में है, जिसको हम कह देते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान को भौतिक विशेषताओं को देखते हुए 4 प्रदेशों में बांटा जा सकता है, 2 मैदान, 1 पर्वत और 1 पठारी प्रदेश। अरावली के उत्तर पश्चिम में सबसे बड़ा खंड है, उसका नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके आगे मध्यवर्ती भाग में एक विकर्ण के रूप में निकली हुई पर्वत श्रेणी जिसका नाम अरावली। अरावली के पूर्व में नदियों द्वारा निर्मित ये तो मरुस्थलीय है और ये थोड़ा आर्द्र है, तो आर्द्र जलवायु वाला एक मैदानी प्रदेश। और मैदानी प्रदेश के दक्षिण में पूर्व में एक समुद्र तल से अधिक ऊंचा और लगभग समतल 500 मीटर से भी जो ज़्यादा ऊंचा है वो एक पठारी प्रदेश। इन चारों भौतिक प्रदेशों के बारे में सबसे पहली जानकारी तो आपको ये पूछी जाती है कि ये राजस्थान का कितना कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करते हैं और कौन से एरिया में कितनी जनसंख्या निवास करती। साथ ही दूसरी बात ये भी पूछी जाती है कि इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण किस से हुआ है। तो उसके लिए हम थोड़े से पीछे के इसके इतिहास में चलते हैं और पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों को देखा जाए, उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में देखा जाए, तो एक थ्योरी है जिसको हम वेगनर की थ्योरी कहते हैं। उसके अनुसार पहले इस पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसको उसने नाम दिया है क्या, पेंजिया, और चारों तरफ एक ही महासागर था जिसको नाम दिया है पेंथालास। आज से लगभग 30-35 करोड़ साल पहले की व्यवस्था यही थी कि ये सभी महाद्वीप एक जगह एक खंड के रूप में जुड़े हुए थे। आगे चलकर ये पेंजिया टूटा, 2 खंडों में विभक्त हुआ और जिन 2 खंडों में विभक्त हुआ उनमें से उत्तरी खंड को कहा हमने क्या, अंगारालैंड, और दक्षिणी खंड को कह दिया गोंडवानालैंड। दोनों के बीच में जो पेंथालासा का कुछ पानी आया उसको हमने कह दिया टेथिस सागर। अंगारालैंड और गोंडवानालैंड यहाँ से फिर उत्तर की तरफ खिसके और ये अलग अलग स्थल खंडों के रूप में टूटते गए। आगे की व्यवस्था क्या हुई, यहाँ से अंगारालैंड के टूटने से बना उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया जिसमें यूरोप भी है और एशिया भी है, और एक बना क्या, उत्तरी अमेरिका। गोंडवाना लैंड से एक तो बना दक्षिणी अमेरिका, एक बना इससे अफ्रीका, एक बना गोंडवाना लैंड से अंटार्कटिका, एक बना था ऑस्ट्रेलिया और एक बना था प्रायद्वीपीय भारत। तो भारत का आज जो दक्षिणी खंड है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और इन अंगारालैंड और गोंडवानालैंड वाले हिस्सों के बीच में यहाँ जो पानी था वो किसका भाग था, टेथिस सागर का हिस्सा। तो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड वाले टुकड़ों के बीच में जो जलीय भाग था उसको नाम दिया गया है क्या, टेथिस। टेथिस में आकर कुछ नदियाँ गिरी, नदियों के साथ लाई गई रेत से टेथिस भर गया। बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था,
टेथिस की गहराई कम थी, ये एक अत्यंत कम गहराई वाली भूसन्नति के रूप में था, संकड़ा और कम गहराई वाला भाग था। जैसे ही नदियाँ इसमें आकर गिरी, ये अवसादों से भर गया। भारत का ये जो खंड अफ्रीका के पास था, ये यहाँ से खिसका उत्तर की तरफ और ये आकर इस टेथिस में जमा हुई मिट्टी से टकराया। टेथिस में जमा हुई मिट्टी पर, इस पर जैसे ही इस भारत के खंड का दबाव पड़ा, तो दबाव पड़ने से कुछ मिट्टी यहाँ से ऊपर उठ गई और उससे बन गया एक पर्वत जिसका नाम है हिमालय। लेकिन पूरी मिट्टी ऊपर नहीं उठी, जहाँ से ऊपर उठी वहाँ पर हिमालय पर्वत बन गया। और हिमालय के दक्षिण में जो टेथिस की मिट्टी एक समतल के रूप में पड़ी रही, उसको हम मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये जो सारा हिस्सा है, ये भारत का उत्तरी मैदान है। ये तो हिमालय के दक्षिण में क्या है? उत्तरी मैदान। और मैदान के दक्षिण में है प्रायद्वीपीय भारत, जो कि एक पठार के रूप में था। अब राजस्थान की व्यवस्था हम देखें तो राजस्थान में आप जो स्थिति देख रहे हो, उसमें ये जो सारा मरुस्थलीय भाग है, ये उसी टेथिस सागर की जगह मिट्टी जमा होने से बना मैदान है। और ये जो अरावली का पर्वतीय खंड और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कि पहले आपस में जुड़े हुए थे, ये जो गोंडवाना लैंड की तरफ से प्रायद्वीपीय भारत का खंड आया, उसका अंतिम ये किनारा थे। जैसे ये जो प्रायद्वीपीय भारत का खंड है, इसका ये अंतिम किनारा यहाँ, तो मान लीजिए ये थी अरावली और ये था दक्षिणी पूर्वी पठार वाला भाग। ये जैसे ही इससे आकर यहाँ पर टकराया, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश वाले इलाके और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसके बीच में एक भ्रंश या दरार से गैप बना और इस गैप में नदियों ने मिट्टी जमा की और दोनों के बीच में एक मैदानी स्वरूप फिर आ गया। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये तो बने हैं टेथिस सागर की जगह है, नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से। और अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये दोनों हिस्से हैं किसके? गोंडवाना लैंड के। तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में से 2 गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं और 2 टेथिस सागर की जगह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हुए। अब देखिए, इसमें अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये तो गोंडवाना लैंड के हिस्से होने के कारण पुराने भौतिक प्रदेश है। और ये मरुस्थलीय प्रदेश और ये मैदानी प्रदेश, ये टेथिस वाली मिट्टी के अवशेष हैं, या टेथिस की मिट्टी का जो एक मैदान के रूप में जमा हुआ, उसके स्वरूप हैं। इसलिए ये नए भौतिक प्रदेश। तो आपको किसी भौतिक प्रदेश के बारे में ये पूछा जा सकता है कि वो किसका भाग है, वो टेथिस का भाग है या वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा यहाँ पर उत्तर की ओर खिसका, इसके आगे का जो भाग था, जो छज्जा इसका निकला हुआ था, वो आज भी मौजूद है। जैसे ये अरावली है, तो ऐसा नहीं है कि उस प्रायद्वीपीय भारत के पठारी खंड का लास्ट भाग अरावली था। अरावली के आगे भी उसका भाग था, जो कि आज इस टेथिस की मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। यानी ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके नीचे का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो किसका है? गोंडवाना लैंड का ही है। तो गोंडवाना लैंड का जो अंतिम किनारा था, अग्र किनारा था, उसके ऊपर टेथिस की मिट्टी ये जमा है। यहाँ पर सतह के ऊपर जो इसका अंतिम भाग दिखाई देता है, वो कौन सा है? अरावली प्रदेश। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी खंड है, उसकी सीमा हम अरावली की इस पश्चिमी सीमा के सहारे निर्धारित कर सकते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेश के नीचे का आधार भी वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा या प्रायद्वीपीय भारत का पठारी खंड वही बनाता है।
लेकिन सतह पर वो हमें नहीं दिखता, इसलिए हम इसको 33 का भाग मानते हैं। अब कौन से प्रदेश में कितना % राजस्थान का एरिया आता है और कितने % पॉपुलेशन रहती है? तो ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% आता है और 40% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग आता है और राज्य की कुल जनसंख्या का 10% इसमें निवास करता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कुल भौतिक क्षेत्रफल का 23% आता है और यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत कुल भौतिक क्षेत्रफल का लगभग 7% के आसपास या 6.89% आता है और राज्य की कुल जनसंख्या का 11% इसमें निवास करता है। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप के परिचय में हम राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। इन 4 भौतिक प्रदेशों में से प्रत्येक में हमें कौन किसका हिस्सा है और कितने % उसमें जनसंख्या, कितने % उसमें आपको भौतिक क्षेत्रफल का हिस्सा मिलता है, ये सारी जानकारी हमें लेनी है। तो हम एक सारणी में इन 4 भौतिक प्रदेशों की प्रारंभिक जानकारियां लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको लिखना है भौतिक प्रदेश का नाम, दूसरा खंड हमें देखना है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना % है। तीसरा, कुल जनसंख्या का कितना % है। और चौथी बात, उत्पत्ति कैसे हुई है। टॉपिक का हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान का भौतिक स्वरूप और पहला बिंदु लिखिए भौतिक विशेषताओं के आधार पर, भौतिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को निम्न 4 प्रदेशों में विभक्त किया गया है। निम्न 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला हमने बात की कौन सा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत 61.11% क्षेत्रफल और 40% जनसंख्या, और किसके स्थान पर बना है, टेथिस सागर के स्थान पर। दूसरा प्रदेश है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसके अंतर्गत
कुल क्षेत्रफल का 9%, कुल जनसंख्या का 10%, और ये हिस्सा है किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। कुल क्षेत्रफल का 23% और कुल जनसंख्या का 39%, और ये भी बना है किसके स्थान पर? तेथीस, सागर के स्थान पर। चौथा प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कुल क्षेत्रफल का 6.89%, जनसंख्या का 11%, और ये भी हिस्सा है किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। नया चैप्टर शुरू करें तो पेज तो बदल लिया करो। कहाँ लाड़ीगा? अगली लाइन में लिख दियो। वो पूरा पाठ है, तू पॉइंट सो बनाए इन है? लिख लिया? चलिए इन चारों भौतिक प्रदेशों में से एक एक की हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जानकारी लेते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की स्थिति देखें तो अरावली के उत्तर पश्चिम में ये है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इधर जालौर, पाली, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में विस्तृत है।
इसका आधार प्रायद्वीपीय भारत के पठारी खंड द्वारा बनाया गया है। इसके ऊपरी भाग पर आपको टेथिस के अवशेष भी मिलते हैं और टेथिस में जमा की गई मिट्टी से ये निर्मित हुआ है। इसके भूगर्भिक इतिहास को देखें तो उसमें हमें कई प्रमाण देखने को मिलेंगे जिनके अलग अलग अभी चर्चा करनी है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, क्या क्या बातें इसमें पूछी जाती हैं। इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखनी है कि इसमें कौन से ज़िले आ रहे हैं, कितना इसका विस्तार है, उत्पत्ति की बात करनी है और उत्पत्ति के साथ साथ में इसके भूगर्भिक इतिहास की कुछ जानकारी लेनी है और उसके बाद में वर्तमान स्थलाकृतिक स्वरूप कैसा है उसकी जानकारी लेनी है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनसे आपको प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है जिसमें वनस्पति की मात्रा आपको बहुत कम मिलती है, वो सारा ये हिस्सा है। मीसोजोइक काल तक ये है टेथिस सागर के अधीन था। अब मीसोजोइक काल क्या है? आज तक के इस पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक के इतिहास को देखा जाए तो हमें पूरी जानकारी तो इन 4.5 अरब वर्षों की नहीं है कि कब क्या क्या हुआ होगा, लेकिन पिछले 60 करोड़ वर्षों की थोड़ी ठीक ठीक जानकारी है। पिछले 60 करोड़ वर्षों के टाइम को हमने कुछ अलग अलग टुकड़ों में बांटा है और उनमें से पहले खंड को हमने कहा पैलियोजोइक। क्या नाम दिया? जो पहला खंड था उसको नाम दिया क्या? पैलियोजोइक। और पैलियोजोइक कह दो चाहे आप कह दो प्राथमिक। उसके बाद में समय के दूसरे खंड को हमने नाम दिया मीसोजोइक। या कह दो द्वितीयक। ये सारा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित 2-3 नाम आएंगे बीच बीच में, तो उनके अनुसार हमें टाइम का आइडिया हो जाए कि ये कौन से समय की बात हो रही है। उसके बाद में जो टाइम आया उसको कहा सीनोजोइक, या आप कह दें तृतीयक, या कह दो टर्शियरी। और उसके बाद में जो टाइम आया उसको कहा नियोजोइक, या जिसको हम कह दें चतुर्थक, क्वार्टनरी। अभी तक का जो टाइम है पिछले 60 करोड़ वर्षों का, उसको हमने 4 खंडों में बांटा है। अभी उनमें से चौथा खंड चल रहा है। कौन सा? चतुर्थक काल अभी चल रहा है। 60 करोड़ वर्ष पहले जो शुरू हुआ उसको हमने पैलियोजोइक या प्राथमिक कहा। पैलियोजोइक या प्राथमिक लगभग 27.5 करोड़ वर्ष पहले तक चला। उसके बाद में मीसोजोइक काल शुरू हुआ और मीसोजोइक के पिछले 7 करोड़ वर्ष जो हैं उनसे पहले का जो टाइम था उसको हम मीसोजोइक कहते हैं। पिछले 7 करोड़ वर्ष पहले जो शुरू हुआ उसको कहा सीनोजोइक, और अभी कुछ हजार वर्षों से जो चल रहा है उसको कहा गया है क्या? नियोजोइक। अब इससे संबंधित 2-3 नाम आपके सामने आएंगे। पैलियोजोइक कह दें या प्राथमिक कह दें, या इसको पूराजीवी भी आप कह सकते हो, पूराजीवी। और
इसको मध्यजीवी कह सकते हैं। पैलियोजोइक काल को कई उपभागों में हम बांटते हैं। पैलियोजोइक टाइम जैसे ही शुरू हुआ तो उसमें पहला खंड था, उसको कहा कैम्ब्रियन। उसके बाद का ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। इस तरीके के एक दो नाम आपके सुनने में आएंगे आगे चलकर। और वो क्या बंद हो रहा, लाइट गई है? हाँ, तारकन रिमोट तो नहीं है कोई सब? हाँ? तो इनमें से कुछ नाम आपके सुनने में आएंगे। जब हम अरावली पढ़ेंगे तब भी नाम आएगा, जब आप इस मरुस्थल को पढ़ेंगे तब भी ऐसा कोई नाम आएगा। तो वो नाम कौन से काल से संबंधित हैं? तो इस टाइम को अगर देखा जाए तो जब से हमें थोड़ी सटीक जानकारियाँ मिलने लगी हैं, उसके बाद के टाइम को हमने विभाजित किया है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक के सारे इतिहास को ना देखकर हम सिर्फ पिछले 60 करोड़ सालों को देखेंगे। 60 करोड़ सालों में जो सबसे पहले शुरू हुआ उसको कह दिया कौन सा? पैलियोजोइक। उसके बाद में शुरू हुआ उसको मीसोजोइक। उसके बाद में जो आया वो सीनोजोइक, और सबसे बाद में आया वो है नियोजोइक। इनमें से ये जो पैलियोजोइक काल है या जो पुराजीवी काल है, इसमें नया बनाना पड़ता थी क्या फंत? प्रारंभिक काल या पैलियोजोइक में जो उपभाग हैं उनमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, नोट नहीं करने हैं, सिर्फ देखनी है चीज़ें, सिलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये उपभाग हैं किसके? पैलियोजोइक काल के। और पैलियोजोइक के बाद में जो आया वो कौन सा था? मीसोजोइक। मीसोजोइक के उपभागों में देखा जाए तो इसके 3 भाग हैं, जिनमें है ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रीटेशियस। उसके बाद में आया है सीनोजोइक, या जिसको आप कह दें तृतीयक, जिसमें हैं इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोशीन, और अभी जो चल रहा है चौथा वो है कौन सा? नियोजोइक, जिसमें आए हैं प्लीस्टोसीन और होलोसीन। अभी जो चल रहा है वो कौन सा टाइम चल रहा है? होलोसीन चल रहा है। पिछले 10,000 सालों का जो समय है उसका नाम होलोसीन है, अभी तक जारी है। तो अभी हम कौन से युग में जी रहे हैं? वैसे बड़ा अगर कालखंड देखें तो चतुर्थक, और चतुर्थक में कौन सा भाग? होलोसीन है, जो आज से 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। अब ये नाम हमारे कहाँ काम आएंगे? आप जैसे ही अरावली पढ़ोगे तो उसमें नाम आएगा, इसमें प्री पैलियोजोइक या प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें पाई जाती। तो देखिए पैलियोजोइक में पहला खंड है
कैम्ब्रियन। यानी पैलियोजोइक जब स्टार्ट हुआ तो उसमें आगे चलकर आपके सामने ये 6 नाम है, उसके 6 उपभाग हैं। पहला उपभाग जो शुरू हुआ वो कौन सा है? कैम्ब्रियन है। तो आप ऐसा कह सकते हैं पैलियोजोइक जब शुरू हुआ तो वो कौन से खंड के साथ शुरू हुआ? कैम्ब्रियन के साथ शुरू हुआ। तो पैलियोजोइक से पहले के टाइम को क्या कहेंगे? प्री पैलियोजोइक। ये इसमें कैम्ब्रियन से पहले के टाइम को प्री कैम्ब्रियन कह दो, चाहे पैलियोजोइक से पहले के टाइम को प्री पैलियोजोइक कह दो, बात एक ही है। कई बार हम ये कंफ्यूज होते हैं कि अरावली के बारे में एक किताब में लिखा हुआ है प्री पैलियोजोइक और एक में लिखा हुआ है प्री कैम्ब्रियन, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो पैलियोजोइक से पहले था उसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि वो कैम्ब्रियन से पहले था, क्योंकि पैलियोजोइक और कैम्ब्रियन का स्टार्ट एक साथ ही हुआ है। तो उससे पहले का टाइम यानी 60 करोड़ साल से पहले का टाइम प्री पैलियोजोइक या प्री कैम्ब्रियन के नाम से जाना जाता है। अब इस मरुस्थलीय प्रदेश में आपको कुछ अवशेष मिलेंगे कार्बोनिफेरस पर्मियन काल के, जो लगभग 25-30 करोड़ साल पुराने। तो ये नाम आपके सुनने में आएगा। फिर हम इसी मरुस्थलीय प्रदेश में चलेंगे तो एक नाम आपको सुनने को मिलेगा, कौन सा? जुरेसिक, जो कि मीसोजोइक काल का था और ये लगभग 18-20 करोड़ साल पहले का टाइम है। इस मीसोजोइक काल में राजस्थान का जो आज मरुस्थल है उसकी जगह पर टेथीस सागर मौजूद था। तो आपको कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मरुस्थलीय प्रदेश के स्थान पर टेथीस सागर कब तक मौजूद था? तो कब तक था? मीसोजोइक काल में मौजूद था। मीसोजोइक में भी देखा जाए तो क्रिटेशियस काल तक मौजूद था। ये जो क्रिटेशियस काल है इसमें गोंडवाना लैंड का वो जो प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा था वो उत्तर में खिसका और वो जाकर उस टेथीस की मिट्टी से टकराया। कौन से काल में? क्रिटेशियस काल में। और उसके बाद में इस सीनोजोइक काल में इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ये जो काल हैं इनमें उस टेथीस की मिट्टी की जगह हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो सीनोजोइक में क्या बना? हिमालय बना। और उसके बाद में प्लीस्टोसीन काल में उससे हिमालय के दक्षिण में भारत के उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। और होलोसीन अभी बहुत छोटा टाइम है, पिछले 10,000 सालों का ही है, तो इसमें कोई बड़ा चेंज अभी तक आपको देखने को नहीं मिला। अब राजस्थान के इस स्वरूप में आपको उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे पहली बात क्या देखनी है कि ये टेथीस सागर के स्थान पर बना हुआ है, या आप ऐसा कह दें कि मीसोजोइक काल तक इसके स्थान पर टेथीस सागर था। और मीसोजोइक काल एंड कब हुआ? ये एंड हुआ था 7 करोड़ वर्ष पूर्व, और 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर यहाँ ये शुरुआत हो चुकी थी। कब? 60 करोड़ वर्ष पूर्व। और ये 7 करोड़ वर्ष पहले से लेकर लगभग 15 लाख वर्ष पहले तक चला था। तो आज से 7 करोड़ साल पहले जब मीसोजोइक काल था उस समय टेथीस सागर मौजूद था। पिछले 7 करोड़ सालों में हिमालय भी बना है और पिछले 7 करोड़ सालों में ही हिमालय की जगह, इसमें टेथीस सागर की जगह राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बना है। तो मरुस्थलीय प्रदेश का अस्तित्व कब नहीं था? पैलियोजोइक, मीसोजोइक, इनमें मरुस्थल नहीं था। मरुस्थल कब आया है? पिछले 7 करोड़ वर्षों में, यानी कौन से काल में? सीनोजोइक में आया है। सीनोजोइक में ही हिमालय बना है और सीनोजोइक में ही हिमालय के दक्षिण में इस टेथीस की जगह पर मिट्टी का जमा होने से मैदान बना, जिस पर जलोढ़ का निक्षेपण किया गया है नदियों द्वारा। कब? प्लीस्टोसीन में। और अभी तक किया जा रहा है कौन से? होलोसीन में। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब उसके ऊपर मिट्टी का जमाव करने में लगी हुई हैं। और ये प्लीस्टोसीन में भी कर रही थी और अभी होलोसीन में भी कर रही। तो ये कुछ एक वो शब्दावली है जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बीच बीच में आएगी। तो इन नामों को देखकर हमें अटपटा नहीं लगे कि ये कब का कौन सा टाइम होगा। तो ये इसी कालखंड से संबंधित नाम है। अब हम प्रारंभिक जानकारी
अपने पहले प्रदेश की शुरू कर लेते हैं। कौन से की? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। लिखिए। हेडिंग डालिए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला बिंदु लिखिए। यह है अरावली के उत्तर पश्चिम में, यह है अरावली के उत्तर पश्चिम में जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, पाली, जोधपुर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, बीकानेर, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, हनुमानगढ़ जिलों में फैला हुआ है। इस मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार देखें तो ये समुद्र तल से लगभग 150 से 300 मीटर तक ऊंचा एक मैदानी प्रदेश है, जिसका ढाल देखा जाए तो ये भाग थोड़े ऊंचे हैं और इधर वाला भाग थोड़ा नीचा है। तो इसका ढाल किस ओर है? दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। लिखिए। ये है समुद्र तल से, ये है समुद्र तल से लगभग 150 से 300 मीटर ऊंचा 150 से 300 मीटर ऊंचा मैदानी प्रदेश है। डेढ़ सौ से 300 मीटर ऊंचा मैदानी प्रदेश है, जिसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में ऊंचाई सबसे कम है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में ऊंचाई सबसे कम है, अतः इसका ढाल उत्तर पूर्व से, इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। आगे लिखिए। मीसोजोइक नाम हो या लिख दें क्या? मध्यजीवी। मीसोजोइक काल में या मध्यजीवी काल में
इस मरुस्थल के स्थान पर इस मरुस्थल के स्थान पर तेथीस सागर फैला हुआ था। मेसोजोइक काल में इस मरुस्थल के स्थान पर तेथीस सागर फैला हुआ था, जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भरकर नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भरकर सीनोजोइक या टर्सियरी या तृतीयक काल में, सीनोजोइक या टर्सियरी या तृतीयक काल में, कोई भी इनमें से नाम आ जाए चाहिए। क्योंकि देखिए सीनोजोइक कौन सा है, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर, इसलिए हम इसको क्या कह दें, तृतीयक। और तृतीयक का ही नाम है क्या, टर्सियरी। जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भरकर सीनोजोइक या टर्सियरी या तृतीय काल में एक मैदान में परिवर्तित हो गया है। एक मैदान में परिवर्तित हो गया है। अब कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इस मरुस्थल में कुछ खारे पानी की झीलें हैं, ये उसी तेथीस सागर के अवशेष हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बाकी सारा तेथीस तो सूख गया, कहीं कहीं बचा हुआ है और वह आज खारे पानी की झीलों के रूप में मौजूद है। जबकि कुछ विद्वान इस बात के खिलाफ भी हैं। उनका कहना है कि ये जो खारे पानी की झीलें हैं ये वो तेथीस का पानी नहीं है, ये एक प्रकार की प्लाया झीलें हैं जो आसपास की पहाड़ियों से बरसात का पानी इकट्ठा होने से बनी हुई है। और इस शुष्क प्रदेश की चट्टानों से केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन के कारण नीचे से लवण ऊपर की ओर आते हैं और वो लवण मृदा के ऊपरी कणों में आकर इस पानी के साथ घुलते हैं, उससे ये झीलें खारी हो गई हैं। तो इस संबंध में 2 प्रकार के मत प्रचलन में हैं। पहला वर्ग विद्वानों का ये कहता है कि ये जो खारे पानी की झीलें हैं ये उस तेथीस का ही अवशेष है। कुछ ये कहते हैं कि इनका खारापन यहाँ के नीचे की चट्टानों में जो लवण मौजूद हैं वो इन झीलों के पानी के साथ में घुलने से हुआ है, ये तेथीस के अवशेष नहीं है। कुछ का ऐसा मानना है कि इस मरुस्थल में पश्चिम की ओर से, कच्छ के रण की ओर से जो तेज़ हवाएं आती हैं उनके साथ लवणों के कण आते हैं और उनके कारण यहाँ पर लवणता बढ़ी है। तो ये अलग अलग तरीके के तर्क हैं। इसमें आप लोगों का तर्क कोई अलग तरीके का भी हो सकता है और कोई भी दे सकता है, इसमें खुली छूट है। वैसे आप कोई नई बात बताओगे तो वो भी इसमें जोड़ देंगे, लिखा देंगे। लिखाना चाहोगे कि कोई है? पहले वाली ज़्यादा हो रही है, लिखिए। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें उसी तेथीस सागर का अवशेष हैं। खारे पानी की झीलें उसी तेथीस सागर का
अवशेष हैं, जबकि कुछ विद्वानों का ऐसा तर्क है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, हैं? ये लिखिए ये। अब थोड़ी सीख तो, हैं? जबकि कुछ विद्वानों का ऐसा तर्क है, छोटी बड़ी मात्रा को तो ध्यान रखा करो। ऐसा तर्क है कि झीलों में खारापन केशिका क्रिया या केशिकाकर्षण या आप कह दें कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? जब नीचे से लवण अपने आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं और ऊपरी सतह में आकर जमते हैं तो उसको केशिका क्रिया या केशिकाकर्षण या कैपिलरी एक्शन कहते हैं। जबकि कुछ विद्वानों का ऐसा तर्क है कि झीलों में खारापन केशिका क्रिया या केशिकाकर्षण या कैपिलरी एक्शन के कारण हुआ है। केशिका क्रिया या केशिकाकर्षण या कैपिलरी एक्शन के कारण हुआ है। अब इस मरुस्थलीय प्रदेश में यहाँ इसके नीचे का जो आधार बनाता है वो प्रायद्वीपीय भारत का पठारी खंड ही बनाता है। उसके ऊपर जो टेथिस था उसमें मिट्टी जमा होने से इसका निर्माण हुआ है। तो आपको टाइम पूछा जाए कि इसका निर्माण कब हुआ, इसकी जगह पहले कब तक कौन सा अवशेष मौजूद था, तो इसका निर्माण टेथिस सागर की जगह हुआ है। टेथिस सागर इसके स्थान पर मध्यजीवी काल तक मौजूद था और पिछले 7 करोड़ वर्षों में जो सीनोजोइक काल है या जो टर्शियरी या तृतीय काल है, उस काल में उस टेथिस की जगह इस मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। अब हम इसके कुछ भूगर्भिक इतिहास की जानकारी लेते हैं। अगर इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखी जाए तो ये मरुस्थलीय मैदान कुछ रहस्य लिए हुए है। आज जैसी इसकी क्लाइमेट है वैसी क्लाइमेट इसकी हमेशा नहीं थी। आज इसकी क्लाइमेट कैसी है, कैसी जलवायु है इस मरुस्थल प्रदेश में? है सूखी है, ताती है, ऐसी जलवायु है ना। आज इस प्रदेश में शुष्क उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन इसका यदि भूगर्भिक इतिहास देखा जाए तो हमें कुछ जगहों पर अलग अलग टाइप के अवशेष मिलते हैं। जोधपुर के बाप एरिया में कुछ बड़े आकार के पत्थर पड़े हैं और बड़े आकार के पत्थरों को हम कहते हैं बोल्डर। बाप बोल्डर नहीं, बाप बोल्डर तो इसलिए क्योंकि वो बाप नामक जगह पर है। बोल्डर इसलिए क्योंकि उनका व्यास लगभग 25 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो जो भी नदियों के साथ अवसाद या मलबा या ग्रेवल आता है, उस ग्रेवल के साथ में कुछ बड़े टुकड़े भी आते हैं। ग्रेवल तो आप बजरी को कहते हैं जिसके टुकड़े छोटे होते हैं। कुछ बड़े पत्थर भी आते हैं और उन बड़े पत्थर को जिनका व्यास लगभग 25 सेंटीमीटर यानी 256 mm या इससे ज़्यादा हो, उनको हम बोल्डर बोलते हैं। इस बाप क्षेत्र में कुछ ऐसे बोल्डर हैं जिनके ऊपर हिमानी के घर्षण की खरोंच पाई गई है। हिमानी या ग्लेशियर या आप कह दें बर्फ़ का विशाल खंड जब खिसका तो उसने जो खरोंच उत्पन्न की वो इन बोल्डर्स के ऊपर देखने को मिली है। तो इसका मतलब इस स्थान पर पहले बर्फ़ का जमाव था। ये आइस एज जब आया, जब हिमयुग का प्रभाव हुआ, पिछले 10,000 सालों में तो हिमयुग हुआ ही नहीं है।
इससे पहले हम ये जो प्लीस्टोसीन काल पढ़ रहे थे अभी, ये वाला, इसमें इस पूरी पृथ्वी पर 4 बार बर्फ जमकर वापस पिघल चुकी थी। तो उस टाइम को हम प्लीस्टोसीन कह रहे हैं। और होलोसीन वो टाइम है जब से पृथ्वी एक बार भी नहीं जमी, यानी पिछले 10,000 सालों में एक बार भी ये नहीं जमी है। जब जमेगी पूरी तो उसको कहते हैं आइस एज। एक बार कौन जमे परीक्षाओं में पहली आते, चिंता मत करोगे, जिमजाल निकट है। तो हिमयुग के प्रभाव के दौरान इसके ऊपर भी बड़े ग्लेशियर का जमाव था और उनके अवशेष हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जोधपुर के बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बोल्डर्स पर। और ये जो बोल्डर्स हैं ये कार्बनिफेरस पर्मियन काल से संबंधित है। कौन से? कार्बनिफेरस से लेकर पर्मियन काल। अब ये कार्बनिफेरस पर्मियन कब था? ये पेलियोजोइक का लास्ट हिस्सा था, यानी मीसोजोइक के शुरू होने से पहले पेलियोजोइक में जो लास्ट का टाइम चल रहा था उन खंडों का नाम है क्या? कार्बनिफेरस और पर्मियन। और उस टाइम के बोल्डर्स आपको मिले हैं कहाँ? जोधपुर के बाप क्षेत्र में। और उनके ऊपर हमें निशान मिले हैं किसके? हिमानी घर्षण के। इसका मतलब ये है प्रदेश पहले हिमयुग के अधीन रह चुका है, इस पर हिमानी का जमाव रह चुका है। परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कई बार ऐसा कि बाप बोल्डर्स कौन से काल के हैं? तो कौन से काल के हैं? कार्बनिफेरस पर्मियन काल के। यही जोधपुर में ही आपको एक जगह की हम और बात कर लें, भादुरा की। भादुरा में पाए जाने वाले बालू का पत्थर, या आप कहते हैं बालूकाश में, भादुरा के बालूकाश में इस तरीके के जमाव हैं जो समुद्र के अंदर हुआ है। तो इस तरीके का मटेरियल यहाँ पर मिल रहा है जो समुद्री जमाव का अवशेष है। इसका मतलब यहाँ पर पहले समुद्र था। तो भादुरा के बालूकाश में यहाँ पर टेथिस सागर होने का प्रमाण देते हैं। ऐसे हमने लिख तो लिया कि यहाँ टेथिस था, ये था और वो था। अब प्रूफ मांगे कोई कि बताओ था या नहीं, आपके पास क्या सबूत है? तो हमें सबूत ढूंढने पड़े कि यहाँ पर पहले क्या क्या था। तो एक तो सबूत आया कि पहले यहाँ बर्फ़ जमी हुई थी। दूसरा प्रूफ क्या आया है कि यहाँ पर पहले समुद्र था। भादुरा के बालूकाश मुँह से ऐसे हमें पता चला। तीसरी जगह चलते हैं, यहाँ जैसलमेर में आकल और ब्रह्मशर में। जैसलमेर के आकल और ब्रह्मशर में कुछ ऐसे वनस्पति के अवशेष पड़े हैं जो जुरेसिक काल की है। कौन से काल की है? जुरेसिक काल की है। जुरेसिक आज से लगभग 18 करोड़ साल पहले था। और जुरेसिक किसका हिस्सा है? मीसोजोइक काल का। मीसोजोइक में पहले ट्रियासिक हुआ, फिर जुरेसिक हुआ था, डायनासोर वाला काल, और उसके बाद में हुआ है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में भारत के ऊपर ज्वालामुखी का लावा जम गया था प्रायद्वीपीय पठार पर। उससे पहले का जो टाइम है उसका नाम है क्या? जुरेसिक। जुरेसिक काल में जो वनस्पति पाई जाती थी इस एरिया में, उसके अब हमें प्रूफ मिले हैं जैसलमेर के आकल में। वहाँ ज़मीन के अंदर जो पेड़ पौधे दब गए थे वो पिछले 18 करोड़ सालों में अपर्दन होने से ज़मीन के बाहर निकल आए और सतह पर अब वो हमें पेड़ पौधे पूरी तरीके से एक पत्थर के रूप में तब्दील होते हुए मिले। अगर थोड़े गहराई तक ही दबते तो उनको अपघटक नष्ट कर देते, दीमक लग जाती और लकड़ी पूरी खराब हो जाती। भूगर्भ में अत्यधिक ताप दाब के कारण वो कठोर चट्टान में बदल गए। आप उनको टच करोगे, उनको हाथ में लोगे तो आपको ये लगेगा पत्थर है, जबकि वास्तव में वो क्या है? वो पेड़ है। अत्यधिक दबाव से वो पत्थर जैसी चट्टान में परिवर्तित हो गए। अब वहाँ पर बड़े बड़े लंबे तने पड़े हैं, उनसे निकली हुई शाखाएं पड़ी हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई पत्थर का पेड़ हो वैसे पड़े।
उनमें कुछ ऐसे फल भी पड़े हैं जो पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, और पत्थर के खोल के अंदर एक दूसरा छोटा पत्थर भी मिल रहा है। इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि कोई ऐसा फल है जिसके अंदर कोई बड़ा बीज है, जहाँ आम की गुठली हुई भी है। तो इस टाइप के बहुत सारे वहाँ पर वानस्पतिक जीवाश्म आपको मिले हैं, वुड फॉसिल मिले हैं, लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। तो आकल में हमें मिले हैं क्या? वुड फॉसिल। वुड का मतलब लकड़ी और फॉसिल का मतलब जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब जीव का मतलब तो जीव, जैसे जंतु भी और वनस्पति भी सब जीव है। और अश्म का मतलब है, अश्म का मतलब फॉसिल, अवशेष। पुख्ता है क्या? है। माड़ी जी तू ही तुक्का मारा है। देखो, बालू का अश्म, बालू का पत्थर, तो अश्म का मतलब है यहाँ पत्थर। वुड फॉसिल, वुड फॉसिल का क्या मतलब हुआ, या जीवाश्म का क्या मतलब हुआ? जीव जो पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए हैं उनको हमने कहा है जीवाश्म। जीव जो पत्थर जैसी चट्टान में परिवर्तित हो गए हैं। और यहाँ पर कौन से जीव परिवर्तित हो गए? वनस्पति, यानी पेड़ पौधे पत्थर जैसी चट्टान में परिवर्तित हो गए, उनको हमने वुड फॉसिल कहा है। अब उन पेड़ पौधों की संरचना देखकर ये पता चल रहा है कि इस टाइप के पेड़ इस मरुस्थल में तो उग नहीं सकते। तो या तो आप लोगों ने दूसरी जगह से लाकर यहाँ दबाया था उनको, पहले पुनर्जन्म हुआ होगा पहले के टाइम में है? या इस जगह की जलवायु पहले अलग टाइप की रही होगी। वो जो पेड़ पौधे हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के एविडेंस हैं। यहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है और वो ठंडी और गर्म जलवायु का जो मिश्रण होता है उसके अवशेष हैं, और वो भी समुद्र तटीय भागों में जैसे पेड़ पाए जाते हैं वैसे। तो शीतोष्ण और समुद्र तटीय जलवायु में पाई जाने वाली वनस्पति के अवशेष जैसलमेर के आकल और ब्रह्मशर में मिले हैं। इसलिए हम इस जगह को कह रहे हैं आकल वुड फॉसिल पार्क। तो वुड फॉसिल पार्क में क्या है? वनस्पति के जीवाश्म है। कौन से काल के? जुरेसिक काल के हैं। वो 18 करोड़ साल पुराने जीवाश्म आपको मिले। अगला कोई प्रूफ हम लें तो देखिए, यहाँ जैसलमेर में लाठी एरिया में, लाठी गांव का नाम है, उस लाठी के आसपास की जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें भूमिगत जल का भंडार बहुत बड़ा है। और वहाँ पर कई जगह आपको ओएसिस देखने को मिलते हैं। ओएसिस का मतलब है रेगिस्तानी क्षेत्र में कोई अचानक से हरा भरा उद्यान मिल जाए तो उसका नाम है ओएसिस, या मरु उद्यान या नखलिस्तान उसको बोल सकते हैं। तो ऐसे मरु उद्यान आपको इस एरिया में कुछ जगहों पर देखने को मिलेंगे, और वो वहाँ मिलेंगे जहाँ अचानक से ज़मीन के अंदर की चट्टानों में भूमिगत जल का बड़ा भंडार हो और कम गहराई पर ही हो। लाठी के आसपास की चट्टानों में ऐसा आपको देखने को मिला। तो विद्वानों ने ये तर्क दिया है कि इधर से पहले सरस्वती नदी जाती थी और बाद में उथल पुथल से वो सरस्वती नदी भूगर्भ में समा गई। अब यहाँ की चट्टानों में जो बड़ा जल का भंडार है वो उसी सरस्वती नदी के अवशेष हैं जो वैदिक काल में यहाँ से बहती थी। और आज उसी सरस्वती नदी के पेटे में यहाँ पर घग्गर नदी का प्रवाह होता है, वो लगभग इस एरिया तक होकर रह जाता है, जबकि पहले सरस्वती इस पूरे एरिया से निकलती थी। तो लाठी एरिया की चट्टानों में भूमिगत जल के बड़े भंडार हैं जो कि किसके अवशेष हैं? सरस्वती नदी के अवशेष हैं। यहाँ पर आपके सामने कई बार ऐसा नाम आता है लाठी सीरीज। 1 वीक सीरीज से अलग नाम है ये। सीरीज का मतलब है श्रृंखला। लाठी सीरीज का मतलब है लाठी एरिया में पाई जाने वाली चट्टानों की श्रृंखला।
उसी टाइप की चट्टानें यदि दूसरी जगह भी पाई जाएंगी, मान लो सीकर में ही मिल जाएं उसी काल की उसी टाइप की, तो हम कहेंगे कि सीकर में लाठी सीरीज की चट्टानें पाई जाती। जैसे अरावली में धारवाड़ सीरीज की चट्टानें पाई जाती हैं। तो धारवाड़ तो कर्नाटक में है। अब कर्नाटक के धारवाड़ में जैसी चट्टानें मिली, उन्हीं टाइम की वैसी चट्टानें आपको अरावली में भी मिलती हैं। तो हम कहते हैं अरावली में धारवाड़ सीरीज की चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ऐसे किसी स्थान के आधार के नाम पर चट्टानों का नामकरण हो जाता है। तो परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज लाठी एरिया में पाई जाने वाली चट्टानों की श्रृंखला है, जिसमें भूमिगत जल का बड़ा भंडार है, जो कि सरस्वती नदी के अवशेष। अब इस मरुस्थल का जैसे ही हमने जियोलॉजिकल हिस्ट्री को खंगाला तो दो तीन चीज़ें सामने आई। जोधपुर के बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बोल्डर्स, जो कि पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के हैं, उनसे हमें पता चला कि यहाँ पर पहले हिमयुग का प्रभाव था। भादुरा के बालुकाश्म से हमें यहाँ पर समुद्र होने के प्रमाण मिले। जैसलमेर के आकल के वानस्पतिक जीवाश्मों से, जो कि जुरेसिक काल के हैं, 18 करोड़ साल पुराने, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अवशेष हैं। और ब्रह्मसर में भी इसी तरीके के समुद्री निक्षेप मिले हैं। तो वहाँ से हमें यहाँ पर टेथीस सागर के होने और यहाँ की शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अवशेष मिले हैं। और लाठी में हमें यहाँ पर सरस्वती नदी के होने के अवशेष मिले। तो ये कुछ प्रूफ हैं जो इसके इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। लिखिए अगला बिंदु। तभी कमा यहाँ, हाँ, टेथीस सागर मीसोजोइक तक था। उससे पहले के अगर हैं तो उसी टाइम के हैं जब वो गोंडवाना लैंड का जो प्लेटफॉर्म आगे की तरफ फैला हुआ था उसके ऊपर थे। उसके ऊपर बाद में टेथीस का जमा हुआ और बाद में टेथीस में मिट्टी का जमा हुआ, तो बोल्डर्स वो दब गए और कई जगह वो दबे हुए बोल्डर्स बाहर निकले। लिखिए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के भूगर्भिक इतिहास को देखा जाए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के भूगर्भिक इतिहास को देखा जाए तो यहाँ जलवायु परिवर्तन के कई प्रमाण मिलते हैं। कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे लिखिए पहला, जोधपुर के बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बोल्डर्स पर बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बोल्डर्स पर हिमानी घर्षण के निशान मिले हैं। हिमानी घर्षण के निशान मिले हैं, अर्थात यहाँ पहले हिम का जमाव था। अर्थात यहाँ पहले हिम का जमाव था। आगे लिखिए, ये बाप बोल्डर्स
कार्बनिफेरस पर्मियन, कार्बनिफेरस डेस पर्मियन, दो कालों का नाम लिखना है, दोनों के ही हैं ये। कार्बनिफेरस पर्मियन, ब्रैकेट में लिख लेना 25-30 करोड़ वर्ष पूर्व। पच्चीस 30 करोड़ वर्ष पूर्व ये बाब बोल्डर्स कार्बनिफेरस पर्मियन काल के हैं। काल पूछा जाता है ये कब के हैं, तो कार्बनिफेरस व पर्मियन काल के। अगला बिंदु, जोधपुर के भादुरा में पाए जाने वाले, जोधपुर के भादुरा में पाए जाने वाले बालुकाश्म या बालू का पत्थर, बालू का पत्थर समुद्री जमाव के अवशेष हैं। समुद्री जमाव के अवशेष हैं। अगला बिंदु, जैसलमेर के आकल व ब्रह्मशर में जैसलमेर के आकल व ब्रह्मशर में जूरेसिक काल के ब्रैकेट में लिख लेना 18 करोड़ वर्ष पूर्व। जूरेसिक का लगभग जो टाइम है वो कितना है, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। जैसलमेर के आकल व ब्रह्मशर में जूरेसिक काल के वानस्पतिक जीवाश्म, जूरेसिक काल के वानस्पतिक जीवाश्म वानस्पतिक जीवाश्म कह दो या क्या कह दें, वुड फॉसिल। जूरेसिक काल के वानस्पतिक जीवाश्म पाए गए हैं। जो समुद्री निक्षेपों के उदाहरण हैं, जो समुद्री निक्षेप का मतलब जमाव, डिपॉजिट, जो उल्टा सुल्टा लिख सकते, विक्षेप नहीं, निक्षेप या जमाव, जो समुद्री निक्षेप या समुद्री जमाव के उदाहरण हैं। अब इससे हमें प्रूफ ये मिला कि ये जो वानस्पतिक जीवाश्म हैं, उन पेड़ पौधों की हमने संरचना देखी तो उस टाइप की वनस्पति राजस्थान के मरुस्थल में संभव नहीं है। तो जुरेसिक काल में इस एरिया की क्लाइमेट कैसी रही होगी, जैसे पेड़ पौधे हैं वैसी रही होगी, और पेड़ पौधे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के प्रकार के, दूसरी टाइप की रही होगी। लिखिए, यह है वनस्पति शीतोष्ण कटिबंधीय, ये है वनस्पति शीतोष्ण कटिबंधीय व समुद्र तटीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय व समुद्र तटीय जलवायु की विशेषता प्रकट करती है।
ये है वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय व समुद्र तटीय जलवायु की विशेषता प्रकट करती है। तो ये कुछ प्रूफ मिले हैं अलग अलग टाइप के, कहाँ से? आकल और ब्रह्मसर से। जैसलमेर के ही लाठी एरिया में देखा जाए तो लाठी एरिया की अवसादी चट्टानों में हमें भूमिगत जल का बड़ा भंडार मिला है। और विद्वानों का ये तर्क है कि वैदिक काल में यहाँ से, वैदिक काल कितना पुराना टाइम होगा लगभग? है 5000 साल। पैंतीस सौ। हाँ तो 2000 और 1500 पे 3500 वर्ष पूर्व से लेकर 5000 वर्ष पूर्व तक का टाइम रहा होगा। उस टाइम में ये नदी बह रही होगी। तो वैदिक काल में हमें उस टाइम के जो भी उस समय सुनकर या बाद में जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनमें उल्लेख मिलता है सरस्वती का। तो शायद उसी का ये डिपॉजिट है जो आपको इस एरिया में कहीं कहीं अवसादी चट्टानों के बीच मिलता है। और उसका एक एग्जाम्पल है कौन सा? लाठी। तो लिखिए, जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में, जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में पाई जाने वाली अवसादी चट्टानों में, जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में पाई जाने वाली अवसादी चट्टानों में भूमिगत जल के बड़े भंडार मिले हैं। भूमिगत जल के बड़े भंडार मिले हैं। जो वैदिक कालीन सरस्वती नदी के अवशेष, जो वैदिक कालीन सरस्वती नदी के अवशेष माने जाते हैं। वैदिक कालीन सरस्वती नदी के अवशेष माने जाते। यहाँ जैसलमेर में ही उस भूमिगत जल भंडार के ऊपर एक नलकूप बनाया गया है। कौन से एरिया में? चांदन या चांदन नाम लिखा हो तो चांदन नलकूप को थार का घड़ा के नाम से जाना जाता है। लिखिए, लाठी के आसपास ही है कौन सा? चांदन। लिखिए, यहाँ जैसलमेर के चांदन नलकूप को, जैसलमेर के चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा कहा जाता है। तो इस मरुस्थलीय प्रदेश का ये तो इतिहास है, बैकग्राउंड है कि क्या था यहाँ पर। पहले यहाँ पर टेथिस सागर था मीसोजोइक काल तक। टर्सियर या सीनोजोइक काल में टेथिस की जगह ये मरुस्थल बना है। लेकिन नीचे का प्लेटफॉर्म इसका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ऊपर जो सतह दिख रही है वो टेथिस सागर में जमा हुई मिट्टी है, जो एक समतल मैदान के एरिया के रूप में है। कहीं कहीं वो ऊंचे टीलों के रूप में हो सकती है। ढाल जिसका दक्षिण पश्चिम की ओर है। और इसमें इसके इतिहास को देखा जाए तो यहाँ की क्लाइमेट के चेंज होने के हमें कई प्रमाण मिले हैं। क्योंकि पहले ये जो स्थलखंड थे वो सारे दक्षिण में मौजूद थे पेंजिया के रूप में। बाद में वहाँ से पेंजिया टूटा, अलग अलग दिशाओं में वो विस्तारित हुआ। ऐसा होने से प्रत्येक स्थलखंड ही कहीं ठंडी और कहीं
गर्म जलवायु प्रदेशों से होकर गुजरा है। तो इस तरीके के अवशेष केवल राजस्थान में ही नहीं मिल रहे हैं आपको, ब्रिटेन में जो कोयला है, अब कोयले का जमाव वहाँ पर वहाँ की वनस्पति के दबने से ही हुआ है। ब्रिटेन का कोयला है, उस वनस्पति की हमने जांच की तो पता चला कि वो तो उष्णकटिबंधीय जलवायु की अवशेष है। अब ब्रिटेन की जलवायु कैसी है? ठंडी जलवायु है। अब वहाँ पर गर्म जलवायु वाली वनस्पति कैसे दबी जाकर? तो इसका मतलब ब्रिटेन भी कभी उस जगह था जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और फिर वहाँ से खिसकता खिसकता वो ठंडे प्रदेशों में चला गया। हमने शुरू में एक पेंजिया बनाकर उसको तोड़कर अलग अलग दिशाओं में पहुँचाया था। ये कहानी हमें वेगनर ने बताई है कि इस तरीके से पहले एक जगह जुड़े हुए थे, फिर अलग अलग जगहों पर ये पहुँचे। और वेगनर ने ये कहानी क्यों बनाई? क्योंकि वेगनर ने अलग अलग महाद्वीपों में देखा कि ठंडे प्रदेशों में नीचे जो निक्षेप हैं वो गर्म जलवायु की विशेषता रख रहे हैं, गर्म जलवायु में जो अवशेष मिल रहे हैं वहाँ ठंडी जलवायु की विशेषता मिल रही है। इसका मतलब ये स्थलखंड एक जगह स्थिर नहीं रहे हैं, ये खिसकते रहे हैं। तो कभी इन पर गर्म जलवायु का प्रभाव हुआ, कभी इन पर ठंडी जलवायु का प्रभाव हुआ, कभी इनके ऊपर बर्फ़ का जमाव हुआ, कभी ये समुद्र के नीचे रहे होंगे, कभी ये समुद्र से बाहर रहे होंगे। तो ये भूगर्भिक इतिहास को देखते हुए हमें जानकारी मिलती है। दो खंड इससे भौतिक प्रदेश में बनेंगे। कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो पहली बात तो अब तक यहाँ पर कौन कौन सी विशेषताओं से होकर यह गुजरा, और दूसरा अब हम प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे कि अब क्या दिख रहा है। तो अब आपको कुछ खारे पानी की झीलें, रेतीला मरुस्थल, रेत के टीले, ये सब दिख रहे हैं। तो हमें अब प्रेजेंट की जो लैंड फॉर्म है उसकी व्याख्या करनी है कि अब आपको कौन कौन सी विशेषताएं दिख रही है। एग्जामिनर या तो अब तक की कहानी में से प्रश्न उठाता है, तो आप देख रहे हैं कई परीक्षाओं में पूछ रहा है आकल को, बाप बोल्डर्स को, लाठी सीरीज को, इनका प्रश्न पूछ रहा है। तो ये तो इस प्रदेश की हिस्ट्री का प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है। और दूसरा, कई बार आपको किसी बालूका स्तूप का नाम पूछ रहा है, बरखान क्या है, कभी आपको प्लाया का एग्जाम्पल पूछ रहा है, कभी और कोई बात पूछ रहा है, तो वो इस प्रेजेंट सिनेरियो की बात होगी। तो वर्तमान स्थलाकृतियाँ क्या हैं उनकी हमें अब चर्चा करनी है इसके बाद में।